Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 17th of February 2022, Thursday. Motivation of the day is we generate fears while we sit. We overcome them by actions. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, जहाँ पर पहला न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट थर्ड वेव इकोनॉमिक रीसेट से रिलेटेड है, जो कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है। इसी सेम आर्टिकल में हम आरबीआई की फोरकास्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने जो इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के जो प्रोजेक्शंस किए हैं, जो एंटिसिपेशन किए हैं, उस न्यूज़ को भी इसी सेम आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। Apart from this first article, we will also discuss article number 2 and article number 3. Article number 2 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूए की जो ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर के, और इसी सेम आर्टिकल में हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह से ट्रेड इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कोविड-19 वैक्सीन मेकर्स एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। तो इस न्यूज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग ऑल दीज मेजर न्यूज़, वी विल ऑल्सो डिस्कस सम शॉर्ट न्यूज़ क्लिप्स दैट आर रिलेटेड टू LIC IPO, tech startups, challenges that they are facing, crypto mining and trading platform related GST imposition, and the last news is related to the big tech accountabilities as per our one of the minister. So let's start with article number 1, that is given on page number 4 of Business Standard. Post third wave economic reset by year end, Finance Minister. As we all know, there was a muted or there is a muted impact of COVID-19 third wave. ओमिक्रॉन का इंडियन इकोनॉमी पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि डेल्टा वेरिएंट का, या हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट वेव का या थर्ड वेव का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला था। तो एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री, with this muted impact of third wave, Indian economy at the end of year may undergo for economic reset. यहाँ पर इकोनॉमिक रीसेट की मीनिंग बेसिकली क्या है? यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक रीसेट को लेकर के ये कहना चाहती है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर Indian economy or the different micro and macroeconomic indicators will start showing the recovery, and Indian economy will start again constant increase into different sector, primary, secondary as well as टर्शरी। तो अगर हम बात करें जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डेटा प्रेजेंट किया, फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्लॉकिंग 9% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड अप्रॉक्सीमेटली 8% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23, इंडियन इकोनॉमी इज ऑल सेट टू गो फॉर recovery path, and for that budget has targeted the nominal GDP growth rate of 11.1%, जो कि हमने बजट के सेशन में डिस्कस भी किया था। तो इस साल के बजट के लिए 11.1% का नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी के अकॉर्डिंग बजट की प्लानिंग हुई है विद अ GDP डिफ्लेटर ऑफ 3 to 3.5%। और इस नॉमिनल GDP विथ 3% और 3.1% GDP ग्रोथ, GDP डिफ्लेटर के साथ अगर रियल GDP को एंटिसिपेट किया जाए तो इट विल बी अराउंड 8%, अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास की रियल GDP ग्रोथ रेट आएगी, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग ही है, जहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि 7.8% के आसपास इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। और यही सेम प्रोजेक्शन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या हम बोल सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। तो चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे MPC हो, RBI हो, गवर्नमेंट हो, इन सभी इंस्टीट्यूशंस का अगर हम देखें तो 7 to 8% की रेंज में प्रोजेक्शन है इंडिया की GDP को लेकर के फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। और इसी के साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने कई सारे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को साइट भी किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर।
एग्रीकल्चर सेक्टर ने हालांकि पूरे पैंडमिक के ड्यूरेशन में एक डिसेंट ग्रोथ रेट मेंटेन रखा है। और हम अगर ये कहना भी गलत है अगर हम ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर में कई बार तो केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही ग्रोथ शो करी है, ग्रोथ रजिस्टर करी है कुछ कुछ क्वार्टर्स में। तो citing the example of economic reset, the report that is actually published by Finance Ministry says that agriculture will keep continuing its growth momentum and there will be constant increase in net sown एरिया। इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी स्ट्रेंथन होगा जो फ्यूचर में फूड बफर को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा। Apart from all these agriculture related activities, the farmers through generous volume of procurement at remunerative prices and minimum support prices and into different income transfer scheme, they will also get the sufficient amount of income that will further boost the economic activity into rural area as well as in the agriculture area. तो जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नेट्स ऑन एरिया इंक्रीज होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा जिससे फूड बफर या फूड स्टॉक मेंटेन करने में गवर्नमेंट को ईजी रहेगा, या गवर्नमेंट का फूड या इंडिया का जो फूड स्टॉक है वो इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा जो रेम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इनकम ट्रांसफ़र जैसी स्कीम चल रही है थ्रू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान भी इसको हम बोलते हैं, इसके तहत इसके थ्रू जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अपार्ट फ्रॉम इट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू जो रूरल वर्कफोर्स है उनको एडिशनल सिक्योरिटी मिलेगी थ्रू जॉब एम्प्लॉयमेंट और अलाउंसेस। तो और हमने अभी डिस्कस भी किया था इस बार के बजट सेशन में कि इसमें जो एलोकेशन है मनरेगा में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में वो भी इंक्रीज़ किया गया था। दिस वाज ऑल अबाउट द रूरल सेक्टर। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो इसको लेकर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि जो पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है दैट विल एक्चुअली वर्क एज अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पीएलआई स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, सोलर हो या फार्मास्यूटिकल या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर हो। इन सब में अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने लुक्रेटिव पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है। तो ये जो पीएलआई स्कीम है इसका एक्चुअल रियलाइजेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज अभी फिलहाल के लिए प्रपोजल सबमिशन की स्टेज में और गवर्नमेंट जो है प्रपोजल को अप्रूव कर रही है। अपार्ट फ्रॉम इट पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो इम्प्रूव। वाई? बिकॉज ऑफ द बजटरी एलोकेशन। दिस ईयर गवर्नमेंट ने ह्यूज बोरोइंग के टारगेट्स रखे हैं स्पेशली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्टेट्स को भी लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जैसे कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्प्रूव हो। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है रूरल एरिया को लेकर के, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, सर्विस सेक्टर को लेकर, टर्शरी सेक्टर को लेकर के, all these efforts, all these measures will actually start generating the outcome, will actually start generating the result at the end of this financial year। चाहे वो पीएलआई स्कीम हो, चाहे वो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली स्कीम हो। एंड एज पर द रिपोर्ट द पीक ऑफ थर्ड वेव वॉज ऑब्टेन swiftly in 31 days compared with 79 days for the second wave and 220 days for the फर्स्ट वेव। तो जो डैमेज है इकोनॉमी पे वो मिनिमम हो रहा है, और नाउ इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू वर्क इन पैंडेमिक लाइक सिचुएशन, हाउ टू वर्क इन क्राइसिस लाइक सिचुएशन। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर Finance Ministry is anticipating the economic reset, economic growth and recovery with a fast pace in Indian economy. So these are the key points about the economy that has been published in a report by Finance Ministry. You can just have the glimpse of it. इसके अलावा ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रोजेक्शन है, इसके अलावा आरबीआई ने भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कुछ प्रोजेक्शन किए हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज गेनिंग मोमेंटम एज इट कम्स आउट ऑफ द रिलेटिवली
less virulent third wave. Omicron was the less impactful third wave. और उसी के बाद से आरबीआई और गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब जो कोविड का इम्पैक्ट था इकोनॉमी पर, अब वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया है, एंड दिस इज इन डाइवर्जेंस विद द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो एज पर द आरबीआई स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो आरबीआई की जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग in India, recovery in economic activity is gaining strength and traction as it emerged from the third wave. तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन को एंटिसिपेट किया है विद द ऑप्टिमिज्म इन डिमांड पैरामीटर्स एंड अपटेक इन कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। तो जो ये स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट आरबीआई की ने पब्लिश करी है, इसमें भी थर्ड वेव के इम्पैक्ट को रिड्यूस होता हुआ बताया गया, और सीधा सीधा आरबीआई ने बोला है कि थर्ड वेव चूंकि अब जारी है तो इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो मोमेंटम गेन करेगी। इन्फ्लेशन को लेकर के भी आरबीआई ने ये बोला है, अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एमपीसी मीटिंग आरबीआई केप्ट द रेट अनचेंज एंड कंटिन्यूड विद द एकोमोडेटिव स्टांस टू सपोर्ट द ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन को लेकर भी आरबीआई बहुत ज़्यादा वरीड नहीं दिख रही है। आरबीआई का कहना है कि आगे आने वाले कुछ मंथ्स में जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अब ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो on this particular platform both RBI as well as government is on same note. Both are anticipating the economic recovery, economic growth by the end of this year as well as by the end of third wave of COVID-19 pandemic. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. इंडिया यूएई डील ऑन फ्राइडे टू डबल ट्रेड टू $100 बिलियन। तो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर एक्चुअली गोइंग टू साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो दोनों ही कंट्री CEPA साइन करने वाले हैं शुक्रवार को, आगे आने वाले फ्राइडे में, यानी कि कल इस पर्टिकुलर डील पर सिग्नेचर होंगे। और इसका सीधा सीधा रीज़न इन दोनों ही कंट्रीज़ और धीरे धीरे पर्पस हम बोले दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल ट्रेड को इम्प्रूव करना है। और यूएई के अलावा इंडिया अभी रिसेंटली एक और कंट्री से ट्रेड डील साइन करने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस कैलेंडर ईयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस कंट्री का नाम बताइए। फिलहाल यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ ये डील फाइनल हो गई है। तो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर गोइंग टू साइन द CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इस डील के तहत दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मर्केंटाइज गुड ट्रेड्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन तक पहुँचाना है फॉर अपकमिंग 5 years। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही कंट्रीज़ में जो ट्रेड चलता है, बायलैटरल ट्रेड चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो अभी तक पूरी तरीके से मैच्योरलाइज नहीं हुआ है। एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और एग्रीमेंट वॉज लॉन्च 5 months ago। सो कैन यू सी द पेस। 5 महीने पहले पहला राउंड जो नेगोशिएशन का था वो लॉन्च हुआ था, और दोनों ही साइड की गवर्नमेंट्स ने और रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में काम किया है और 5 महीनों के अंदर इस डील को फाइनलाइज कर दिया है। एंड अंडर दिस ट्रेड डील बोथ कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव द ड्यूटी फ्री एक्सेस to the large number of item across the various सेक्टर फ्रॉम April 1। तो ये अप्लाई भी हो जाएगी, ये जो डील है ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, रेटिफाई भी हो जाएगी April 1 से। इस जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उससे ये डील का रेक्टिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। और उसके तहत बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड मर्केंटाइल्स हैं जिनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको यूएई में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, यूएई के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंडिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, एंड दैट विल बी इन प्लान मैनर। तो इमीडिएटली ड्यूटी फ्री नहीं कर देगा, प्लान मैनर में धीरे धीरे जो ड्यूटी हैं, टैक्सेस हैं, उनमें रिडक्शन किया जाएगा एज पर द ऑफिशियल। और जिस तरह से इंडिया अदर डेवलप कंट्रीज़ के साथ, अदर डेवलप इकोनॉमीज़ के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में लगी हुई है, तो उस ट्रैक में, उस पैटर्न में, उस रेस में इंडिया और यूएई की जो ये CEPA डील है, दिस विल बी द फर्स्ट बंच ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट।
और अगर यूए की बात करें कि यूए और इंडिया के बीच में ऑलरेडी कितना बायलैटरल ट्रेड है और कैसी पार्टनरशिप है, सो यूए इज़ इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर द यूएस। इट मीन्स यूएस के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया यूएई में ही करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो दोनों ही साइड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिल करके इस पर्टिकुलर ट्रेड डील को साइन करेंगे, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के, दे विल एक्चुअली meet or hold a virtual summit on Friday. So this is going to be the very good deal between India and UAE, and definitely it will affect the both, or it will benefit both the side for increasing their business as well as for improving their relationship. Although India और UAE के बीच में हमेशा से ही पॉजिटिव रिलेशनशिप रही है, दैट इज़ वाई UAE इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया आफ्टर US. So these are the key points of the pact or comprehensive economic partnership agreement. Comprehensive economic partnership agreement, इसका आप नाम याद रखेंगे, इसके कुछ हाईलाइट्स आप देख लेंगे. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर questions. Apart from it, there is one news that is related to the trade between India and Australia. तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड की बात करी जाए, so इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड goes past pre-COVID numbers. So India's total trade with Australia has gone past pre-pandemic level at the time when talks of trade agreements are gathering pace. तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत टाइम तक एक बायलैटरल रिलेशनशिप में नहीं रहे, इनके जो हम बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो लेटर ऑन स्टार्ट हुए इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़, लेकिन अब इनके बीच में जिस तरह से रिलेशन इंटेंसीफाई हो रहा है उसको देखते हुए दोनों कंट्रीज़ एक ट्रेड डील पर नेगोशिएट कर रहे हैं, और इसको हम कई बार न्यूज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये ट्रेड डील भी बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर साइन हो जाएगी. तो इस जहां एक साइड इस पर्टिकुलर डील को लेकर के नेगोशिएशन चल रहा है, वहीं इससे इसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के थ्रू या इससे जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए उससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. अगर हम देखें बायलैटरल ट्रेड को तो फाइनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड का क्वांटम है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच चुका है. पैंडेमिक की वजह से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता था वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, और ये केवल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल ट्रेड में देखने को नहीं मिला है, ये पैटर्न हमें इंडिया और अदर कंट्रीज़ के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के उसमें भी देखने को मिला है. बट एज ऑफ नाउ द इंडियाज़ टोटल ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉन द पास्ट प्री पैंडेमिक लेवल, यानी प्री पैंडेमिक लेवल में जो ट्रेड का क्वांटम था दोनों कंट्रीज़ के बीच में उस लेवल तक अब ट्रेड पहुंच चुका है. तो इसका मतलब पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था, पैंडेमिक जिस तरह से अफेक्ट कर रहा था दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, वो इम्पैक्ट अब रिड्यूस होना शुरू हो गया है. और अगर ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी जाए, ट्रेड डील की बात करी जाए जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएट हो रही है, उसका भी इंटरिम फॉर्मेट अप्रॉक्सीमेटली आगे आने वाले 30 दिनों तक फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो भी पिछले महीने ही स्टार्ट हुआ है. एंड दिस पर्टिकुलर इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टू हेल्प टू रिड्यूस द बैरियर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दीज टू कंट्रीज. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड डील का डिस्कशन हो रहा है उसमें सर्विसेज को भी इम्पॉर्टेंट रोल या सब सर्विसेज को भी इम्पॉर्टेंट प्लेस पर डिस्कस किया जा रहा है. और अगर ट्रेड को देखें तो इंडिया total trade with Australia has touched approximately $17.8 billion for ongoing financial year so far. तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली इतने नंबर का, इतने अमाउंट का ट्रेड हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एंड दिस इज़ हायर देन द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर कितना था? ये 12.3 बिलियन का था, और उससे पहले 12.6 बिलियन का था. इसका मतलब प्री पैंडेमिक में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ज़्यादा नंबर पे ट्रेड हो रहा था, जो कि पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुआ था, रिड्यूस हुआ था. हालांकि जो रिडक्शन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी देयर वाज अ इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक. बट एज ऑफ नाउ दिस इम्पैक्ट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड बोथ कंट्रीज हैव एक्चुअली
started seeing the good trade relation. 18 में 2018 की बात करी जाए और अगर 2018 से हम डेटा देखें तो 2018 में दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन था वो जो ट्रेड था वो अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन का था. 19 में 16.7, 20 में 12.6, 21 में 12.3 और 22 में आते आते ये 17.8 तक पहुंच चुका. तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि प्री पैंडमिक लेवल तक ये अब आ चुका है. हालांकि फाइनेंशियल ईयर 18 से अभी भी बराबर नहीं आया, बट अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ट्रेड पहुंच चुका है. तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड साइन ऑफ इम्प्रूविंग बायलैटरल ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज़. और जो ट्रेड डील साइन होगी उसमें भी ये पर्टिकुलर कंसिडरेशन दिया जाएगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑलरेडी एक अच्छे खासे लेवल पे बायलैटरल ट्रेड हो रहा है और ये डील ऐसे साइन करी जाए जैसे कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, केवल गुड्स के केस में ही नहीं, इवन सर्विसेज के केस में भी. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 7. COVID vaccine makers shoot for export. So this is basically an opinion about the COVID-19 vaccine manufacturer in India. अगर हम अभी तक देखें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 9 वैक्सीन या 9 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं. कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना, J&J, ज़ाइकोवी, कॉर्बेवैक्स, स्पुतनिक लाइट. 9 वैक्सीन जो हैं उनको अप्रूवल इंडिया में मिल चुका है. ये जो आर्टिकल है, जो ओपिनियन है, बेसिकली इस बात पर डिस्कशन ज़्यादा है कि जिस तरह से वैक्सीन अप्रूवल होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप में, इंडिया जो है, जो ड्रग रेगुलेटर है इंडिया में, वो वैक्सीन को अप्रूवल देते जा रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम डिमांड देखें इंडिया में, अगर पॉपुलेशन में हम वैक्सीन की डिमांड देखें तो वो अब रिड्यूस होना शुरू हो गई है और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करती हो इंडिया में, उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 डोज तो एडमिनिस्टर हो ही चुकी है. अगर हम देखें परसेंटेज में तो 90% इंडिया की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है दैट हैज़ बीन कवर्ड बाय एटलीस्ट 1 डोज. एंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ड्राइव टू वैक्सीन एडोलसेंस, नियरली 70% of the beneficiary in the age of 15 and 18 years category have received at least 1 dose of COVID-19 jab. तो ओल्ड एज पीपल, एडल्ट, एडोलेसेंस, इन सब को मिलाकर के इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 90% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है. और जो रिमेनिंग है उसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन के स्लॉट जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर चुकी है. तो बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट भी नहीं जाएगी. और अगर ओपन मार्केट एक्सेस की परमिशन मिल रही है कुछ वैक्सीन्स को, तो ओपन मार्केट में भी उतनी डिमांड नहीं रहेगी. अगर प्रिकॉशनरी डोज की बात करी जाए, बूस्टर डोज की बात करी जाए, तो उन सबको मिलाकर भी इंडिया में आगे आने वाले टाइम में जो वैक्सीन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं रहने वाली एज पर द ऑथर. And according to the estimate, 10% of the senior citizens are yet to get their precautionary dose or the third slot, and demand on the ground for vaccine in private market is low. और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वैक्सीन का अब वो नहीं करने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी एनफ स्टॉक्स अवेलेबल है. एंड फॉर एग्जांपल, रीसेंट अप्रूवल ऑफ स्पुतनिक लाइट, द सिंगल डोज वर्जन ऑफ रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी हैज़ नॉट रियली क्रिएटेड आर डिमांड अपटिक. तो जो ऑथर है इस आर्टिकल का, उनका ये कहना है कि अब अप्रूवल तो मिलते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में अगर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर अगर वो इंडिया में मार्केट देख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट वेरी पोटेंशियल एज ऑफ नाउ. तो नाउ COVID-19 वैक्सीन मेकर शुड शूट देमसेल्व्स अप फॉर एक्सपोर्ट. अब इंडिया में एक्सपोर्ट को लेकर के, वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर के अपने आप को वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और प्राइवेट मार्केट दोनों डिमांड दोनों ही अब स्लो होने वाले हैं. कुछ के केस में तो प्राइवेट मार्केट में कुछ वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, कुछ 2-3 वैक्सीन ही केवल प्राइवेट मार्केट सेलिंग के लिए अवेलेबल हैं. इसके बाद गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला. तो इट्स अ टाइम फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू शूट अप देयर एक्सपोर्ट. So that is all
about the vaccine. That is all about this particular editorial. बहुत ज़्यादा डिटेल में इस एडिटोरियल को डिस्कस नहीं किया जा सकता. It will take time. अब देख लेते हैं some other news clips. LIC listing may cast top investors in IPO debut. So for the roadshow of LIC listing, government will approach the large investors who have not yet anchored any Indian initial public offers. तो IPO जो कि LIC का IPO जो बहुत ज़्यादा इस समय हो हल्ला कर रहा है, उसके रोड शो के लिए, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके इंडोर्समेंट के लिए गवर्नमेंट इज़ अप्रोचिंग द लार्ज एंड वेरी फेमस इन्वेस्टर्स. ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक इंडिया के किसी भी IPO में एंकर्ड नहीं किया. एंकर बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इन्होंने अभी तक इंडिया के IPO में एंकर्ड नहीं हुए हैं, एंकरिंग नहीं करी है, ऐसे इन्वेस्टर्स को जो गवर्नमेंट है वो अप्रोच कर रही है फॉर जनरेटिंग द वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स एंड हेल्दी डिमांड ऑफ LIC's IPO. एंकर इन्वेस्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्राइब सेक्शन में ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है. आप आइकॉन में क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हैं. तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर मोर वर्दी, मोर फेमस investors, and especially for those who focus only on large public offerings. So as per the one of the official, government is looking for anchor investors in case of LIC IPO. और 9 वर्चुअल रोड शो जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं फॉर 20 days period, and 4 teams comprising top officials from LIC, DIPAM and other department will participate into these types of road shows. और जहाँ पर ये पोर्ट्रेट किया जाएगा कि LIC का बहुत बड़ा IPO आने वाला है. LIC हैज़ अ स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन अपकमिंग ईयर्स, जिससे कि जो LIC के जो IPO है उनको जो वैल्यूएशन हो वो अच्छा हो. एज द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स फॉर बिग एवर पब्लिक लिस्टिंग इन इंडिया, वर्चुअल रोड शो विद इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड एज पर द ऑफिशियल. तो फिलहाल के लिए ऐसे इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है जिन्होंने अभी तक इंडिया के IPO में इन्वेस्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ द साइज एंड अलॉटमेंट कोटा. बट गवर्नमेंट उनके लिए प्लान कर रही है स्पेसिफिक कोटा और स्पेसिफिक साइज का शेयर्स को अलोकेट करने का. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. टेक स्टार्टअप स्ट्रगल टू मूव आउट ऑफ द रेड. So technology startups that got listed in the last few quarters reported a hit on their December quarter. It means quarter 3 financial 22 profitability due to the higher marketing and employee कॉस्ट. तो ऐसे स्टार्टअप कंपनीज, स्पेशली टेक स्टार्टअप कंपनीज जो रिसेंटली लिस्टेड हुई हैं स्टॉक मार्केट में, दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली फेसिंग द डिक्रीज इन देयर प्रॉफिट मार्जिन, डिक्रीज इन देयर कॉर्पोरेट अर्निंग. और उसका सीधा सीधा जो रीज़न है वो हायर मार्केटिंग और एम्प्लॉय कॉस्ट है. While fintech firms Paytm, PB Fintech saw their losses widened by 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस. तो Paytm जैसी कंपनीज जो हैं वो 45% तक का लॉस रजिस्टर्ड कर रही हैं पिछले साल के कंपैरिजन में. और सेम पैटर्न हमें जोमेटो में भी देखने को मिल रहा है. जोमेटो हो, चाहे नायका हो, चाहे पॉलिसी बाजार हो, in spite of their IPOs, these companies are actually facing the decrease in their profitability or their profit margins. Zomato's loss-making streak has also not gone well with the market, as can be seen from its share prices that are falling below rupees 19 per share. और यही पैटर्न हमें अदर टेक स्टार्टअप्स के केस में भी देखने को मिला है, चाहे पॉलिसी बाजार, पेटीएम, जोमेटो, नायका, रेडकेन. ये दीज आर द टेक स्टार्टअप दैट हैज़ रिसेंटली लिस्टेड. और अगर हम देखें इनके शेयर प्राइसेस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अगर हम देखें इनके नेट प्रॉफिट को, शेयर प्राइसेस को नहीं, अगर नेट प्रॉफिट को देखें या रेवेन्यू को देखें, तो मोस्ट ऑफ दीज टेक स्टार्टअप्स आर एक्चुअली फेसिंग द डिक्लाइन इन देयर रेवेन्यू एंड श्रिंक इन देयर नेट प्रॉफिट. और इसका इम्पैक्ट उनके हमें शेयर प्राइसेस पर भी देखने को मिला है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं. इसका सीधा सीधा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया जा रहा है कि भाई जो मार्केटिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. अगर हम कंपनीज़ की
कि एम्प्लॉय कॉस्ट पर जा कर के डिस्कस करें तो कई कंपनीज़ में जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें तो 200-300 टाइम्स एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुई है और दैट इंक्रीज एम्प्लॉय कॉस्ट इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग देयर रेवेन्यू। एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ साथ मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अदर नेशनल फैक्टर्स। तो इसकी वजह से जो टेक स्टार्टअप्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज विद देयर शेयर price value. So let's see how all these startups will actually recover. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स may face 18% GST. So government is actually considering one of the very important proposal, and the proposal will actually related to the platforms that are providing a mining platform for cryptocurrency. ऐसी कंपनीज जो कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट्स के लिए माइनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, इस तरह की कंपनीज पर गवर्नमेंट 18% का टैक्स इम्पोज करने के प्रपोजल को फॉरवर्ड कर रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रपोजिंग टू tax all these mining platform for cryptocurrency assets and those who use digital assets such as medium of exchange in purchase. So Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC is examining this particular matter कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जैसी सर्विसेज या वर्चुअल डिजिटल असेट्स की माइनिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके परचेज या एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर कितना टैक्स इम्पोज किया जाए। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो असेट्स हैं उनकी इनकम पर 30% का टैक्स लगाया गया, दैट इज सेपरेट प्रपोजल। यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि ये एक्सचेंज फैसिलिटेट कर रहे हैं, माइनिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन पर यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर GST लगाने का प्रपोजल है। दिस इज द डायरेक्ट टैक्स, जो 30% टैक्स है जो डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो करेंसीज पर लगाया कि इनकम पर लगाया गया, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। हेयर government is talking about the indirect tax on those companies which are providing the exchange related services or medium of exchange in purchases for digital assets for cryptocurrency। और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एंटिसिपेट करें। फिलहाल के लिए 18% के GST का प्रपोजल है। लेट अस सी हाउ एक्चुअली दिस पर्टिकुलर नंबर चेंज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बिग टेक अकाउंटेबल टू सोसाइटी चंद्रशेखर। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हैं, उन्होंने एक NASSCOM के इवेंट में ये बोला कि जितनी भी जो IT कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंक्लूडिंग फेसबुक एंड गूगल, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर कंटेंट, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर सर्विसेज टू द सोसाइटी। एंड एज पर हिम, if we are to bring some sanity and some consistency in the way big tech platforms should be accountable to the community and the society at a large, country will have to come together and cooperate। तो बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल एक्शन की बात करी है। जो हमारे स्टेट ऑफ मिनिस्टर फॉर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के हैं, उनका ये कहना है कि बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आना पड़ेगा। दे हैव टू कम टुगेदर फॉर मेकिंग दीज बिग टेक अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। वट एवर द कंटेंट, वट एवर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, दे शुड बी अकाउंटेबल, दे शुड बी आंसरेबल, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल to the society, and for that nations need to cooperate with each other for making such a regulation। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर के, सोसाइटी के मोबिलाइजेशन को लेकर के। एंड इट इज़ अ टाइम फॉर द कंट्रीज टू कम टुगेदर एंड नीड टू फेस अकाउंटेबिलिटी on them। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.